नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 महीने से भी कम समय बचा है। मैंने खुद कई बार एग्ज़ाम दिया है, फेल भी हुआ हूँ, पास भी हुआ हूँ। इसीलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि एग्ज़ाम के समय ख़ास तौर से जब 1-2 महीने का समय बचा होता है, तब हम क्या महसूस करते हैं। सही बताएँ तो इसे किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो हड़बड़ी होती है, जो डर होता है, जो दबाव होता है, उसका कॉम्बिनेशन जो हम महसूस करते हैं, वो किसी को बताया नहीं जा सकता। इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आज आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। खूब इत्मीनान से बैठकर इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल, हेल्पफुल वीडियो है। एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बचे हुए समय में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुँचाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा पहुँचाती हैं। नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ों में आपको जिनसे बचना है, ध्यान रखिए कि आप अब इस समय से किसी ने कह दिया कि इकोनॉमी की एक नई किताब आई है, उसे खरीद लो, या मार्केट में कोई नोट ऐसे बिक रही है, बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया चलती है, आप इसे खरीद लो, तो आपको नुकसान हो सकता है। ख़ैर, ये लाइन बोल के मुझे भी नुकसान हो सकता है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि मैं खुद टॉप 300 की नोट्स देता हूँ, आपको पता है। इसके बावजूद ये बात कह रहा हूँ कि इस समय नया-नया स्टडी मटेरियल लेकर आप अपना बोझ बढ़ा सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपने जो पढ़ा है उससे काम बन पाएगा कि नहीं, तो आप टॉप 300 ले सकते हैं। क्योंकि इसमें हम टू द पॉइंट उन्हीं टॉपिक्स को देते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है सबूत वाले वीडियो का, जाकर देखिए। पिछले 4 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं। तो अगर आप ये चूज़ करना चाहते हैं, आपका बेसिक क्लियर है, तो कर सकते हैं। वरना अगर आपको लगता है कि अभी-अभी आपने शुरू किया है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो इसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं कि सिर्फ़ इतना ही पढ़ के आपका हो जाएगा। इसके साथ शर्त होती है कि आपने कुछ तो पढ़ाई की है, 6 महीने, साल भर पढ़ा है, बेसिक क्लियर है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। लास्ट टाइम में इससे बहुत सहायता मिलती है। लेकिन पॉइंट तो कुछ और है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका बोझ बढ़ रहा है, नई किताबों से भटकाव बढ़ रहा है, नई नोट्स से, तो नहीं लेना चाहिए। ठीक है? अगली बात, इस समय आपको थोड़ा जागरूक हो जाना है। नॉर्मली हम कभी भी मोबाइल खोल देते हैं, कभी सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, कुछ देखने लगते हैं। अभी अवॉइड करने की ज़रूरत है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। एक-एक मिनट बहुत कीमती है। और ये जो बात है ना कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आप बस ऐसे ही पढ़ते चले जा रहे हैं, ये भी कई बार नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि हर दूसरे-तीसरे दिन आपका प्लान चेंज होगा। आप कभी कहीं और जा रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो आपकी एक ठोस योजना होनी चाहिए, और ध्यान रखिएगा, ये जो योजना है, प्लानिंग है, ये परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परफेक्ट बनाने के चक्कर में ही हमारा सारा समय जाता है। बस ठीक-ठाक योजना है, आपको पता है कि इस पे काम करेंगे तो आराम से आगे बढ़ जाएँगे, बस हो गया। बहुत परफेक्शन के चक्कर में आप पूरा समय बर्बाद कर देंगे। खैर, इसके अलावा जिन पर आपको ध्यान देना है, इस समय सबसे ज़्यादा रिवीजन पर फ़ोकस करिए, नई चीज़ें कम पढ़िए, ठीक है? महत्वपूर्ण टॉपिक्स, उन पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करिए। जो अगर आपने टॉप 300 लिया, इस समय तो हमने 50% डिस्काउंट कर दिया, सिर्फ़ ₹599 में सारी नोट आपको मिल रही है। तो आप सिर्फ़ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को रिवाइज़ करिए। एक ही किताब आपने कई बार पढ़ ली, अब हर टॉपिक को बार-बार पढ़ेंगे, कोई उतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हर किताब में 10 से 15 टॉपिक्स ऐसे होते हैं, चैप्टर्स ऐसे होते हैं, जहाँ से हर बार क्वेश्चन्स आते हैं। उन्हें पढ़िए, उन्हें बार-बार रिवाइज़ करिए। और ध्यान रखिए, पढ़ाई अपनी जगह है, अनुशासन में पढ़ाई अपनी जगह है। आप अगर अनुशासन में रह के पढ़ते हैं, अगर आपने तय कर लिया कि इस चीज़ को इस समय पढ़ना है, इतना समय देना है, तो वो करिए। उसी से आप मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होंगे। तो ये तो हो गई बात कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, किन चीज़ों से आपको पकड़ के आगे बढ़ना है, किनको। लेकिन जब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे अवेयर होना चाहिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जिन पर फ़ोकस आप करेंगे तो स्कोर बढ़िया करेंगे, ज़्यादा स्कोर करेंगे और तैयार भी आसानी से हो जाते हैं। जैसे पॉलिटी है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि पॉलिटी मुझे कठिन लगती है। इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है बहुत सारे लोगों को। यहाँ से क्वेश्चंस भी हर साल लगभग 20-22 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। हिस्ट्री थोड़ा-सा लेंदी आपको लग सकता है, लेकिन हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री खूब अच्छे से पढ़िए, उसके बाद दूसरे नंबर पे एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में कुछ सेक्शंस हैं, मैं टॉपिक्स आपको बताऊँगा, हर साल बताता हूँ, वहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें हिस्ट्री के हर विषय के टॉपिक्स मैं बताता हूँ, वो बता दूँगा, उन्हें पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा।
भूगोल के साथ साथ आप इन्वायरमेंट भी शामिल कर लीजिए, इस पर ज़्यादा फोकस करिए। और करंट अफेयर पे तो मैं अलग अलग तरह की बातें करता रहता हूँ, और भी वीडियोज़ आएंगी, विस्तार से बताऊंगा कैसे स्टैटिक को ऐड करके पढ़ना है उसमें। अगर आप इन पर फोकस करते हैं तो आप बढ़िया स्कोर करेंगे। आप कहेंगे सर इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आप सच में पैटर्न समझने की इच्छा रखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मुश्किल से 5 या 6 प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से किताबी होते हैं। अगर 15 क्वेश्चंस आए हैं तो बाकी क्वेश्चंस तो करंट अफेयर से जोड़ के पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर से आप जुड़े हुए हैं, आपका इकोनॉमी तैयार हो जाएगा। यही कहानी साइंस एंड टेक के साथ है। आप दुनिया भर की थियरी पढ़ के जाइए, इक्का दुक्का क्वेश्चन दिख जाएंगे, कभी कभी वो भी नहीं दिखते हैं किताबों से। सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के आधार पर बनते हैं, तो इसीलिए मैंने इन पर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप अपनी तैयारी को कैसे बांट सकते हैं अलग अलग फेजेस में। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे शुरू के 3 हफ्ते जो है आप पूरा एक अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद से बाकी जो समय बचा हुआ उसमें मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, और रिवीजन भी साथ साथ करिए। मॉक टेस्ट तो अभी भी आप दे सकते हैं, अभी हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में। ठीक है, ये आप करिए। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस समय। अगर आपने 4-5 बार देख भी लिया होगा पीवाईक्यू, तो भी आपको देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी से आपको समझ में आता है कि वास्तव में क्या पैटर्न है। यूट्यूब पर कोई व्यक्ति 1-2 क्वेश्चन उठा के बता देता है कि ये रहा पैटर्न, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके आधार पे आप अपनी सोच बना लेते हैं। वास्तविकता उससे काफ़ी अलग हो सकती है। आप खुद से जब प्रश्नों को देखेंगे ना, तो सिर्फ प्रश्न नहीं देखेंगे, आपको यूपीएससी की भाषा समझ में आएगी कि वो किस लहजे में आपसे बात करती है, उसकी मानसिकता समझ में आएगी। और जो टॉपिक्स दिखने लगेंगे अपने आप कि यहाँ से तो क्वेश्चंस आते हैं, वो तो गिफ्ट समझिए, मज़ा आ जाएगा। बाकी लास्ट में फाइनल वीक में आप जो है, आपकी जो शॉर्ट नोट है उसका जो भी आपने संक्षिप्त में बनाया है उसे बार बार रिवाइज करिए, विस्तार से नहीं पढ़ना है। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी आसान हो जाएगी। मैंने अभी कहा कि इसे आप कस्टमाइज़ कर लीजिए अपने अपने अनुसार, समय को बांट कर। जैसे 3 हफ्ते वाला है, इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अगर अपनी तैयारी को बाँटें कि रिवीजन करना है, फिर रिवीजन के साथ टेस्ट भी देना है, पीवाईक्यू भी देखना है, और लास्ट में सिर्फ शॉर्ट नोट्स की पढ़ाई करनी है। अगर टॉप 300 है बस वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के समय ज़्यादातर लोग करंट अफेयर पे इतना ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि उन्होंने स्टैटिक भी कभी पढ़ा था, उसकी भी नोट है या किताब है, उसको पढ़ना है। ऐसी गलती आप मत करिए। आपको अपनी पढ़ाई का, मान लेते हैं आप इस समय 10 घंटे पढ़ते हैं, क्या मान लें हम? नहीं, 10 घंटे नहीं मानना चाहिए, प्रेशर आ जाएगा। कम से कम 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए। तो 8 घंटे में आप डेली 3 घंटे करंट अफेयर को दीजिए, बाकी के 5 घंटे आप स्टैटिक को दीजिए। अगर इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बैलेंस बनाना। इस 5 घंटे में भी आप कम से कम 1 से डेढ़ घंटा सीसेट के लिए निकालिएगा, अभी हम सीसेट की बात करेंगे। तो इस बैलेंस को आप नहीं भूलिए। ये मत अपने आप से कहिएगा कि 1 हफ्ते हम सिर्फ करंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 1 हफ्ते स्टैटिक पढ़ेंगे। इसके चक्कर में बहुत नुकसान होता है। जब साथ में पढ़ेंगे, दोनों को समय दे के चलेंगे, तो आपको कनेक्शन समझ में आएगा कि इन दोनों का आपस में मेल क्या है। बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो स्टैटिक से जुड़े होते हैं, देखने में स्टैटिक लगते हैं लेकिन करंट से उठाए गए होते हैं। कोई ऐसी घटना 150 साल पहले हुई थी, 200 साल पहले हुई थी, 100 साल पहले, वर्तमान में आ गई। अब उस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लगेगा कि इतिहास का क्वेश्चन है, लेकिन है वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक सबसे बड़ी समस्या होती है जब एग्ज़ाम करीब होता है, तो हम भूलते बहुत ज़्यादा हैं। दबाव की वजह से किसी भी चीज़ पे अच्छे से फोकस नहीं बन पाता, समय निकलता जाता है, और हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब खुद से पूछते हैं क्या पढ़ा है तो कुछ याद ही नहीं आता। एक बहुत ही खूबसूरत फार्मूला है जिसको 1-3-7 का नियम कहते हैं। बहुत कमाल की चीज़ है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक अपने दिमाग में चीज़ों को रखना चाहते हैं, कम से कम उस समय तक कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन को देखा, जिस टॉपिक को पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आया और आपने सोच के याद कर लिया कि हाँ, ये मुझे याद है। नॉर्मली क्या होता है कि कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जिनके बारे में आप कहेंगे यार पढ़ा तो है, याद नहीं आ रहा, आपने गलत तरीके से पढ़ा था।
क्या करना है कि कोई चीज़ आज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? आज आपने पढ़ लिया अच्छे से, उसको आप 2 दिन में रिवाइज़ करिए, 24 घंटे के अंदर आप उसे एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। फिर क्या करिए, उसके बाद से चौथे दिन एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए और फिर एक बार 8वें दिन रिवाइज़ कर लीजिए। ऐसे 1 दिन आपने पढ़ा, फिर तीसरे दिन, ऐसे 7वें दिन, कुल मिला के ये है कि 137 का जो रूल है, उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएँगी। इसको मैं थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करना चाहता हूँ अपने तरीके से, ताकि आप और बढ़िया तरीके से इसका लाभ ले सकें। क्या है कि आपने कोई टॉपिक 1 दिन पढ़ा, ठीक है? कोशिश करिए कि उसी दिन, जैसे सवेरे आपने पढ़ लिया, सोने से पहले एक बार उसके बारे में सोच लीजिए। सिर्फ़ सोचना है, किताब नहीं खोलनी है, नोट नहीं देखना है, सिर्फ़ आपने उसके बारे में सोच लिया। अब क्या करिए, 24 घंटे बाद उसे फिर से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। आप कहेंगे कि सर, सिर्फ़ एक ही टॉपिक थोड़ी पढ़ना है या एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना, और भी तो चीज़ें हैं। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि एक ही चीज़ पढ़िए। आप मान लेते हैं कि हिस्ट्री में आपने 5 टॉपिक्स पढ़े या 5 चैप्टर्स पढ़े, इसके अलावा आपने पॉलिटी भी पढ़ी होगी आज ही, 2 विषय पढ़ लिए ना? तो इन दोनों की बात हो रही है, आप जितना पढ़ रहे हैं उन सबको इसी हिसाब से लेके चलिए, ठीक है? फिर जब आप दूसरा रिवीजन कर रहे हैं, उसी दिन सोते समय सिर्फ़ उसके बारे में सोच के सो जाइए कि आपने क्या पढ़ा है। जब चौथा दिन आ रहा है तब भी, 8वां दिन आ रहा है तब भी। ये काम आप करेंगे ना तो इस फ़ॉर्मूले से ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। सोते समय जब उसके बारे में सोचते हुए सोएँगे, नींद भी अच्छी आएगी और रात भर में वो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये मैंने करके देखा है, इससे बहुत लाभ होता है। सुबह जब उठेंगे आप, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको धुंधली लग रही थी, वो याद आ जाएँगी। ठीक है? तो ये आप काम करिए। एक चीज़ और है जिस पर हमें ध्यान देना है तैयारी के दौरान। बहुत सारे लोग पैसिव रीडिंग करते हैं और उन्हें लगता है कि बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है। मैंने भी ये गलती की थी। मैं टारगेट रखता था कि 1 दिन में आज मैं पूरी हिस्ट्री रिवाइज़ कर लूँगा, 1 दिन में पॉलिटी रिवाइज़ कर लूँगा, और कर भी लेता था। 4-5 घंटे लगा के रिवाइज़ कर लिया। लेकिन अंदर से महसूस होता था कि या तो मैंने जल्दबाज़ी से किया है या फिर मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, ईमानदारी नहीं दिखाई, बस खुद की संतुष्टि के लिए मैंने पढ़ लिया, कहने के लिए कि 1 दिन में 1 सब्जेक्ट पढ़ लिया है। वो गलती मत करिएगा, मैंने भी बाद में उसे छोड़ दिया था। क्या होता है कि एक ही नोट आप बार-बार पढ़ रहे हैं, एक पैटर्न बन गया है, आपके दिमाग में वो सब कुछ चलने लगता है जैसे ही आप पेज खोलते हैं, तो वो एक पैसिव लर्निंग है, दिमाग उसमें लगता नहीं है। पता है कि हाँ, इसके बाद ये आएगा, ऐसे-ऐसे चल रहा है, तो उतना अच्छे से आप एक्टिव होके उसमें शामिल नहीं हो पाते। और कुछ लोग तो किताब ही हाइलाइट करते रह जाते हैं, पन्ने खोल रहे हैं, हाइलाइट किए जा रहे हैं, उसको पढ़ेंगे कि नहीं। कुछ लोग तो एक ही दिन में पूरी मैगज़ीन हाइलाइट कर देते हैं। तो ये गलती मत करिएगा। और इससे होता ये है कि जब ये 2 चीज़ आप करते हैं तो एक झूठा आत्मविश्वास, अभी मैंने कहा ना, एक झूठा आत्मविश्वास आता है कि हमने कुछ कर लिया है, हमने 1 हफ्ते में सब कुछ रिवाइज़ कर लिया, कुछ नहीं बचा है, और खुद से पूछें तो पता चलेगा कि यार कुछ ख़ास किए नहीं है। करना क्या है, एक्टिव रिकॉल की टेक्निक आपको अपनानी है। आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है। इससे समझ में आएगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, वो सही से पढ़ा है कि नहीं, समय पे वो चीज़ें याद आ रही हैं कि नहीं। अगर नहीं याद आ रही हैं तो फिर आप उस पे काम करिए, तभी तो समझ में आएगा। इससे आपका खुद का टेस्ट होता रहता है कि आप किस लेवल पर पहुँचे हैं। कुछ कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कुछ बहुत ही वाहियात क्वेश्चंस होते हैं। उनके आधार पे जज नहीं करना है अपने आप को, हर क्वेश्चन के आधार पे जज नहीं करना है। अगर 100 क्वेश्चंस में से मान लेते हैं कि 70 क्वेश्चंस आप समझ पा रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपने पढ़ा है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, चल रहा है, तो आप समझिए कि आप बहुत अच्छी तैयारी करके जा रहे हैं। ठीक है? खासकर कोचिंग्स की जो टेस्ट सीरीज़ होती है, बहुत खतरनाक। हालाँकि हमने भी टेस्ट सीरीज़ बनाया है, 13 टेस्ट हैं उसमें, चाहे तो आप उसे जॉइन कर सकते हैं। उसको बहुत बैलेंस तरीके से बनाया गया है। खैर, तो ये होता है, इससे आपके लिए सच में आपकी याददाश्त भी तेज़ होती है। अगर आप इस तरीके से जाएँगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और ये फेक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इसका एक बेस होगा कि आपने सच में एक्टिवली चीज़ों को याद किया है। अब हम बात करेंगे थोड़ा-सा इसी को आगे बढ़ाते हुए कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। 2 तरह की प्रैक्टिस है। एक तो ये है कि आप डेली कुछ प्रश्न हल करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 15-20 क्वेश्चन्स डेली हल करते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम करीब होता है तो आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए जिसमें 100 क्वेश्चन्स हैं, टाइम फिक्स्ड है, उस हिसाब से आप बैठिए और क्वेश्चन पढ़िए, अटेम्प्ट करिए, वो सारी चीज़ें आप करिए।
जो आप एग्ज़ाम में करने वाले हैं। इससे एक आदत बनती है, कम से कम 30-40 टेस्ट आपको लगा लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने आपको हिंट दिया, मैं किसी भी एक कोचिंग का नाम नहीं बता सकता। म हालाँकि अभी मैंने कहा कि मैंने भी 13 टेस्ट बनाए हैं, बहुत अच्छे टेस्ट हैं, फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ़ इसी के ऊपर आप निर्भर हो जाइए। जैसे मान लेते हैं कि आपने ये 13 टेस्ट जॉइन किया है, वैसे भी फ़ीस बहुत मामूली सी है। इसके अलावा आपको कम से कम यूपीएससी के पिछले 15 सालों के टेस्ट टेस्ट ही समझिए। आप चाहें तो उसका पेपर निकलवा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। पेपर निकलवाइए, उसे हल करिए, वो ज़्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डरा देते हैं, वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आने वाले हैं। वो पैटर्न के अनुसार भी नहीं है, लेकिन डर आ जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो कुछ ही क्वेश्चंस आप कोचिंग्स के लीजिए। अगर आप किसी कोचिंग का टेस्ट लेते हैं, तो फुल लेंथ वाला अगर आपको मिल जाए तो वो ले लीजिए, और उसके अलावा आप कम से कम 15 साल का पीवाईक्यू हल करिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सिर्फ़ प्रैक्टिस कर लेने से बात नहीं बनती है। आप उसके आगे क्या कर रहे हैं? बहुत सारे टॉपर्स बार-बार इस बात को याद दिलाते हैं कि उस टेस्ट के साथ आपने कैसा व्यवहार किया, इससे तय हो जाएगा कि आपने कुछ सीखा है कि नहीं, कोई लाभ होने वाला है कि नहीं। जैसे इसको अलग-अलग हिस्से में बाँट देते हैं। एक तो हो गया कि आपने टेस्ट दे दिया। टेस्ट देने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना आंसर मिलाए, कैलकुलेट किए, माइनस मार्किंग देख ली, अच्छा 37 नंबर आ रहे हैं। बट मेरी तो तैयारी ठीक नहीं है, मूड ख़राब है, आज पढ़ाई नहीं करेंगे। फिर और स्ट्रैटेजी बनाएँगे, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखेंगे, उनका यहीं पर ये सर्किल यहीं बंद हो गई, आगे नहीं बढ़ने वाली। लेकिन अगर आप सच में जागरूक हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके टेस्ट में मार्क्स कितने आए हैं। आप उसका विश्लेषण करिए, उसकी एनालिसिस करिए कि कोई प्रश्न गलत हुआ है, तो हुआ क्यों है? हो सकता है कि आपने अच्छे से पढ़ा ना हो सकता है कि आपने उन तथ्यों को याद ना किया हो जो वहाँ पूछे गए थे, हो सकता है कि वो टॉपिक आपने समझा नहीं है अच्छे से। तो जब आप गलती पकड़ेंगे, तभी तो आप जान पाएँगे कि कहाँ काम करना है, और जैसे ही आप समझ जाते हैं कि कहाँ गलती है, फिर रिवीजन शुरू करिए, उसे पढ़िए, बार-बार रिवाइज़ करिए, और आपके पास जो नोट्स हैं, उनमें इस गलती से सीखी हुई बातों को शामिल कर लीजिए। टॉपिक में कुछ नया आपने सीख लिया है, उसे ऐड कर लीजिए। कोई बात आपको लग रही है कि इसमें इसके फैक्ट मुझे याद कर लेने हैं, तो वहाँ पर बस लिख दीजिए कि इसके फैक्ट्स मुझे याद करने हैं, रट लीजिए, ठीक है? कुछ नया है, कोई नया पॉइंट है तो वो ऐड कर लीजिए। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तैयारी तो बेहतर हो ही रही है। लेकिन क्या सीसैट को इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं? इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जीएस में मान लेते हैं आप में 100 में से आपने 99 क्वेश्चन सही कर लिए, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। भले ही ये स्कोरिंग है, मतलब क्वालीफाइंग है, फिर भी इसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो आपको क्या करना है, कम से कम हर दिन 5 प्रश्न प्रैक्टिस करिए, रोज़। और इसमें भी आप देखिए कि आप, वैसे मैं सीसैट पे हो सकता है कल विस्तार से बात करूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप इन पे ध्यान दीजिए कि आप किसमें बेहतर हैं। जो जिनका मैथ ठीक नहीं है, वो आप देख सकते हैं कि रीज़निंग थोड़ा-सा बेहतर कर लें। रीज़निंग के कौन-कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं बार-बार। कॉम्प्रिहेंशन तो आपके लिए अनिवार्य है। कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि बिना कॉम्प्रिहेंशन किए हम सफल हो जाएँगे, तो वो अपने आप को मूर्ख बना रहा है या फिर ऑलरेडी है। तो कॉम्प्रिहेंशन तो करना ही करना है। 30 क्वेश्चन के आस-पास हर साल पूछे जा रहे हैं। अगर आप उसमें से 25 क्वेश्चन्स भी सही कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे 25 क्वेश्चन्स? जी हाँ, उससे ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया कि आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे ख्याल से आप चाहें तो 30 में से 29 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। उसकी पूरी एनालिसिस करके मैंने बताया है, और आगे भी इस पे बात करूँगा। तो आप कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा-सा मेहनत करेंगे, तो आराम से बहुत बढ़िया स्कोर कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें लेके चलिए, रोज़ सीसैट को समय दीजिए, ये अनिवार्य है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम जब करीब होगा, 10-15 दिन सिर्फ सीसैट पढ़ लेंगे और हो जाएगा। जब वो 10-15 दिन आते हैं, तब समझ में आता है कि यार हम जीएस को नहीं छोड़ सकते, और सीसैट तो करना ही है। तो इस चक्कर में हम दोनों में से किसी को नहीं कर पाते। बढ़िया यही है, हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि सीसैट को डेली कम से कम 1 से डेढ़ घंटे दीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो भी, और नहीं है तो इसको 2 घंटे कर दीजिए। कम से कम 2 घंटे आप रोज़ पढ़िए। पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करना है इस पे। मैथ के कुछ फ़ॉर्मूले होते हैं, रीज़निंग की कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनको भी याद रखिए, काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी में आगे कि आपने जो भी मतलब क्वेश्चन हल किए हैं, जो भी तरीके अपनाए हैं,
उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, जो भी आपने सीखा है टेस्ट से, जो भी, उसका सही इस्तेमाल आप कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपने पीवाईक्यू देखा, पीवाईक्यू से आपने क्या सीखा, उसका सही इस्तेमाल कैसे करेंगे। उसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं। मैंने अभी आपको एक ट्रिक वाली सीरीज़ दी थी, हर विषय का मैंने बताया है कि हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बिना पढ़े कुछ क्वेश्चन आप कैसे हल कर सकते हैं। बिना पढ़े मतलब उस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा लेकिन ये पैटर्न आ गया, मतलब आप करेंगे। साइंस में कितना मज़ा आया होगा अगर आपने वीडियो देखा है, साइंस है, इन्वायरमेंट, सब हर विषय मैंने कवर किया है। तो उसमें जब आप एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखेंगे, तब आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी ट्रिक्स वाली, जिसको हम एलिमिनेशन के तहत भी आगे बढ़ाएंगे। कुछ तो ऐसी बातें हैं, बस क्वेश्चन देखा और उत्तर आपको मिल जाएगा। उसमें मैं बस याद दिला देना चाहता हूँ, अलग से इसकी सीरीज़ चली हुई है, तो आप देख सकते हैं। जो अतिवादी शब्द होते हैं, अभी से प्रैक्टिस करिए। जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसी में खोजने की कोशिश करिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी लाइनें हैं जहाँ पर बहुत अति कर दी गई है, बहुत दबाव दे के कहा जा रहा है, वो गलत हो सकता है। जहाँ पर संभावना दिखाई जाती है वो सही हो सकता है। मैंने बाकायदा 15 सालों के क्वेश्चंस के साथ ही ये सब कुछ दिखाया है आपको। कुछ डाटा वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, पूरा दिखाया स्क्रीनशॉट, ये कैसे वो कथन गलत होते हैं। तो यहाँ पर तो बस याद दिलाने के लिए है, बाकी आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी है, मैं उसी में ऐड कर देता हूँ इस वीडियो को, आप जाके देख सकते हैं। अब ये सब करके आप एग्ज़ाम के दिन जब पेपर लेके बैठे होंगे, उस समय क्या करेंगे, इस पे भी मैं अलग से विस्तार से बहुत अच्छे से बात करूँगा। लेकिन चूँकि हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी एक बार कर लेना ज़रूरी है, दिमाग में रहेगा तो अच्छा रहेगा। 3 राउंड कम से कम होने चाहिए, ये कम से कम 3 राउंड होने चाहिए, और इसका हर बार मैं अलग-अलग तरीके से डिस्कशन करके बताता हूँ कि इसका लाभ क्या है। आप पहली बार में वही क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप 100% श्योर हैं कि यही उत्तर है, इसके अलावा कोई नहीं है। बस यहाँ पर दिक्कत ये है कि कई बार आप ऐसे प्रश्नों में भी 100% श्योर हो सकते हैं जिनके बारे में आप कन्फ्यूज़ हैं। कैसे? आपने गलती से कुछ और पढ़ लिया, आप जल्दबाजी में हैं, आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है नो डाउट, लेकिन आप जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं तो इसकी वजह से लग रहा है कि आप सही हैं। तो जिसमें आप 100% श्योर हैं ना, उसमें भी ध्यान रखिए, उसमें भी आपको एक बार रीचेक करना है, 2 बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, तब आगे बढ़िए। इसी में से कई बार मान लेते हैं कि 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कह रहे थे कि 100% श्योर थे, इसमें 5 क्वेश्चन गलत हो जाएँ, भारी नुकसान हो गया। लेकिन 2 बार अगर आप पढ़ लिए होते तो हो सकता है कि थोड़ा ध्यान आ गया होता, आप सही जगह पहुँच जाते। ठीक है? दूसरे राउंड में आपको 50-50 वाले क्वेश्चंस करने हैं कि 2 ही विकल्प में हमें ए में और सी में डाउट है, इन्हें हमें करना होता है। लास्ट में आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। अगर आपने 85 क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलरेडी, तो ये करने की ज़रूरत उतनी नहीं है। लेकिन अगर आप 70 के आस-पास हैं तो 10 क्वेश्चन और आप कर सकते हैं, बहुत सोच समझ के। ठीक है? वो अगर ट्रिक्स वाली वीडियो देखी है तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आपका स्कोर बढ़ जाएगा उससे। अब एक और चीज़ है जिस पे हमें डिस्कस करना चाहिए कि आपके पास अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ एग्ज़ाम के दिन आपको करना है, बेसिकली उन्हें अभी से करना है। मैं तो अलग से बात करूँगा ना जब एग्ज़ाम आएगा तो। अभी याद दिलाने की वजह यह है कि आप अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें शामिल करिए इन चीज़ों को। ठीक है? खैर, आखिरी 15 दिनों में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपने सब्जेक्ट्स को एक क्रम में रखिए कि किस सब्जेक्ट को कितना महत्व देना है। कुछ लोगों को कोई विषय महत्वपूर्ण लगता है, कोई विषय आसान लगता है, कोई कठिन लगता है, तो उसी के अनुसार आप क्रम में लगाइए। और एग्ज़ाम के टाइम पर ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा-सा ट्रेंड से हट के एक बात कहना चाहता हूँ कि जो टॉपिक, जो विषय आपका अच्छा है, उसकी कीमत पर जो खराब है उसे नहीं तैयार करना। जैसे पॉलिटी आपको बहुत अच्छा मतलब पसंद है, तैयार हो जाएगा आसानी से। अब इसको आपने छोड़ दिया, इकोनॉमी से डर लग रहा था और आपको लगता है कि अब लास्ट टाइम में इकोनॉमी पढ़ लेंगे तो कुछ कमाल हो जाएगा। पता चला ये भी गया, ये भी गया। तो आप जिसमें अच्छे हैं उसे पकड़ के रखते हुए, जिसमें बुरे हैं या जिसमें कमज़ोर हैं, उसे आप ठीक करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आई? ये नहीं कि जो बढ़िया है उसको छोड़ दिए, जो खराब है उसी में लगे हुए हैं, एक क्वेश्चन कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बात ध्यान रखिएगा। केवल आखिरी 15 दिनों में आपके जो स्पेशल नोट्स हैं, टॉप 300 है, वो पढ़िए। वैसे मैंने कमेंट में दिया हुआ है आपको नंबर, वहाँ से आप जानकारी ले लेंगे। वो पढ़िए और पीवाईक्यू पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको एक-एक क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए,
कि कब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। वर्ष याद भले ना हो, लेकिन आपको कोई एक शब्द बोले ना कि ये पीवाईक्यू का है, तो तुरंत आपको पता चल जाए कि अच्छा ये इस प्रश्न की बात हो रही है। इस लेवल पे आप समझ जाते हैं पीवाईक्यू को, समझिए आप मास्टर हो गए, आप प्रीलिम्स हर बार निकालेंगे। इसके बाद आप अपने सोने का जो चक्र है लास्ट के 15 दिनों में, उसको ऐसे करिए कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग 10 बजे तक सोते हैं, रात 2 बजे तक जग रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करिए। आप 10 बजे 9 बजे सो जाने की कोशिश करिए लास्ट के 15 दिनों में, ताकि आप समय से उठ सकें। 6-7 बजे उठ जाएँ, 9 बजे आपको सेंटर तक पहुँच जाना है, उसके पहले ही पहुँच जाना है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिए, ठीक है? और आखिर के 3 दिन में कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग लास्ट में टेस्ट देते हैं और वहीं पर साइकोलॉजी खराब हो जाती है, सारा काम बिगड़ जाता है। इसीलिए एग्ज़ाम जब करीब है, लास्ट के 3 दिनों में आपको किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं देना है। मन करे तो शॉर्ट नोट्स पढ़िए, बार-बार रिवाइज़ करिए, लेकिन टेस्ट मत दीजिएगा। हो सके तो 1 हफ्ता पहले भी मत दीजिए, क्योंकि वहीं से सेल्फ डाउट जब आता है ना लास्ट में, तो दिक्कत होती है। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं ऐसी जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। ये बहुत ज़रूरी है। क्या है कि अगर आप मान लेते हैं कि आप बहुत समझदार हैं और एक व्यक्ति कंसिस्टेंट है, उतना समझदार नहीं है, उसको धीरे से बातें समझ में आती हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। समझदार होके क्या करेंगे कि अगर आप लगातार नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ये कछुआ और खरगोश वाली कहानी आपको पता है ना? बहुत सारे लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, कह रहे हमें तो सब कुछ समझ में आ जाता है, तुरंत समझ में आता है, तो हम तो कर लेंगे, लास्ट में रिविज़न कर लेंगे, ये कर लेंगे। कुछ नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो आप डरेंगे, आप फेल होंगे, आपका आत्मविश्वास खोएगा। लेकिन अगर आप लगातार पढ़ते हैं, थोड़ा-थोड़ा ही डेली आप 6 घंटे भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी पढ़ाई कर रहे हैं, मज़ा आ जाएगा, इसी में आप क्वालीफ़ाई करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इस समय आपके पास निश्चित समय है और निश्चित एनर्जी है। जब समय कम होता है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आप अपना टाइम कहाँ गँवा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को सँभाल लेते हैं लास्ट टाइम में, तो समझिए कि आप बाकी लोगों से बहुत आगे हैं। बहुत सारे लोग तमाम तरह की परेशानियों में, उलझनों में, किसी को समझाने में, किसी से झगड़ा करने में, कुछ बकवास चीज़ें करने में अपनी एनर्जी गँवा देते हैं, समय गँवा देते हैं और फेल हो जाते हैं। आप कोशिश करिए, देखिए कोई काम नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप सो जाइए। बहुत अच्छा होगा आपकी हेल्थ के लिए, आपके मन के लिए, दिमाग तेज़ होगा। लेकिन अनावश्यक रूप से एंटरटेनमेंट के लिए एग्ज़ाम के समय ये सोचें कि हम अब सोशल मीडिया पे कुछ देख लेते हैं, कोई कंट्रोवर्सी है वो देख लेते हैं, युद्ध की कोई खबर देख लेते हैं। इस चक्कर में आप फँसेंगे, तो आपके दिमाग में कूड़ा भरेगा, जो आपने पढ़ा है वो धूमिल होगा और फिर आपकी पढ़ाई का नुकसान तो होगा ही, रिज़ल्ट पे असर तो पड़ेगा ही। अपनी एनर्जी किसी को समझाने में, अपनी एनर्जी किसी को कुछ ऐसा मतलब माहौल बनाने में कि आप इस बार क्वालीफ़ाई कर लेंगे, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने में कि नहीं, आप मेरे बारे में ऐसा मत सोचिए, मेरे बारे में नेगेटिव बात मत करिए, ये सब करने में मत व्यस्त वो करिए अपना एनर्जी। आप उसे भी सेव करिए, सोच समझ के उन लोगों से बात करिए, जो आपकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बात करिए, दिमाग खराब हो जाएगा, चूस लेते हैं पूरी एनर्जी को। ऐसे लोगों से बचना होगा आपको लास्ट टाइम में, ठीक है? बाकी आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, अगर उस पर भरोसा करते हैं, तब आपके लिए 50% युद्ध जीता हुआ है पहले से। अगर आप बहुत तेज़ हैं, खूब मेहनत की है, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है, आप ऑलरेडी हारे हुए हैं। तुक्के से पास हो सकते हैं, लेकिन हारे हुए हैं। तो कॉन्फिडेंस बना के रखिए, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। तो अभी जो बातें हमने की हैं, एक काम करिए कि आप इत्मीनान से इन्हें एक बार सोचिए कि हमने क्या बात की है, और तुरंत ऐसे पॉइंट्स नोट करिए जिन पर अभी आपको काम करना है, और काम पे लग जाइए। ज़्यादा सोचना नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, अब इसके बाद कोई और चीज़ आप देखने लग जाए कि चलो आप कोई मोटिवेशनल वाली वीडियो देख लेते हैं, कोई स्ट्रेटजी देख लेते हैं, कोई मैराथन देख लेते हैं, देखिएगा बाद में, लेकिन 5 मिनट का समय दीजिए। इस वीडियो से जो भी आपने सीखा, अगर आप उसे नोट नहीं करते, तो बड़े दुःख की बात है कि ये मुझे कहना पड़ेगा कि आपने समय बर्बाद कर दिया। क्या फ़ायदा? कोई ऐसे भाषण तो मैं दे नहीं रहा था। कुछ तो ऐसा होगा जिस पे लगा होगा कि इस पे काम करना चाहिए, उसे नोट करिए, उस पर अभी से काम करिए।
और नोट, एक और नोट है जो टॉप 300 की नोट है, उसके लिए आप नीचे जाइए कमेंट में। वैसे ऐप भी है, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट ले लीजिए। टेस्ट सीरीज़ अलग से आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपकी तैयारी और आसान हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।